गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर, जो कि रिवीजन के तौर पर हम इसके मूल अवधारणाओं की जो है चर्चा करेंगे। मुख्य जो बातें हैं इसमें उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले हमारे जितने भी चैप्टर जो हमने सिलेबस के अंदर कंप्लीट किए हैं, उन सिलेबस में दिए गए चैप्टरों की हम पुनः जो है रिवीजन करेंगे। एक दिन वीडियो आती है और वन डे जो है पीडीएफ आती है, तो इसी हिसाब से डेली हम एक लेसन का मूल जो कंसेप्ट होता है उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, पालमपुर गांव की कहानी। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ जो है वो कौन है? वो है खेती। भारत का 65% जो लोग हैं वो किस पर निर्भर है? कृषि पर यानी खेती पर निर्भर है, और खेती ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है मूल रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये एक ऐसे गांव की कहानी है। ये कहानी जो है एक कल्पना के तौर पर रची गई है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है उसके अंदर किसी कहानी के माध्यम से कोई वाक्य है जो है उसको समझाया जाता है। तो ऐसी ही व्यवस्थाओं के रूप में कृषि के बारे में और इसके साथ साथ कृषि से संबंधित जो अन्य क्रियाएं हैं उसके बारे में भी इसके अंदर चर्चा हुई है। किस प्रकार दो अलग अलग किसानों की इसमें कहानी रची गई है, जिसमें से जो किसान है वो किस प्रकार अपनी कृषि उपज का जो उत्पादन है वो किस प्रकार करता है, किस प्रकार वो बाज़ार के अंदर इसको बेच के आता है, उसका जो मूल्य है वो किस प्रकार उसको मिलता है, इसके लिए कृषि कार्यों के लिए उसको किन किन चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है और किन परेशानियों से उसको गुजरना पड़ता है, सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रावधान जो है किए हैं। तो सबसे पहले जैसे खेती जो है इसका मूल पक्ष है, जिसमें भारत के 65% जो किसान है वो खेती पर निर्भर है। तो खेती ही को ही भारत में मूल रीढ़ की जो हड्डी माना गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन। अब देखिए, उत्पादन क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उद्योग से संबंधित हो, और अन्य वे वस्तुएं जो व्यक्ति के काम आती है, उसकी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग की जाती है, ये सभी क्या है? उत्पादन के रूप होते हैं। अब उत्पादन का जो संगठन है वो किस प्रकार का होता है? सबसे पहले उत्पादन का जो उद्देश्य है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, कुछ वस्तु व सेवाएं, उसको उत्पादित करना जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है या उसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है वो सभी उत्पादित वस्तुओं का संगठन कहलाता है। अब कोई भी जो उत्पादन है उसमें विभिन्न वस्तुओं की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। तो वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है उसके लिए सबसे अहम जो रूप है उसमें आता है भूमि का। अब भूमि और पानी व वन और इसके साथ साथ खनिज, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ जिसमें जो किससे जुड़े हुए हैं? भूमि से। यानी भूमि, किसी भी अनाज का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की ज़रूरत पड़ती है। अब भूमि में अनाज का उत्पादन करने के लिए, उसमें बोने के लिए, सिंचाई के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है?
पानी की आवश्यकता पड़ती है। और इससे उत्पादित जो वनस्पति होती है वो क्या कहलाती है? वन, या फिर अन्य वनस्पतियाँ, पादप जो होते हैं, जो किसी भी खनिज का वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे अनाज का उत्पादन करते हैं। और इन फसलों का उत्पादन करने के लिए हमें अनेक प्रकार के खनिजों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक रूप इसके अनेक पदार्थों से वो जुड़ा होता है। तो भूमि इसका क्या है? पहला उत्पादन की जो है आवश्यकताएं। दूसरा है श्रम। श्रम यानी कोई भी कार्य करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के श्रम यानी मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें लोग जो है शारीरिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं कोई भी वस्तु के उत्पादन के लिए। तीसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी देखिए, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जिसमें हमें उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें भूमि की ज़रूरत पड़ी, भूमि के अंदर सिंचाई के लिए पानी की, उनसे उत्पादित होने वाले जो पादप थे, उनमें पादप को एक अनाज का उत्पादन करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है। ये सभी क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं जो एक पौधे की या किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन खनिज पदार्थों और उनकी खरीदारी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भौतिक पूंजी की जो है आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के प्रत्येक जो चरण के लिए उसकी आगत की ज़रूरत पड़ती है, यानी विभिन्न प्रकार के साधन खरीदने के लिए, सिंचाई के लिए, बिजाई के लिए, रोपाई के लिए, कटाई के लिए, खुदाई के लिए। तो इन सभी आवश्यकताओं के लिए हमें भौतिक जो है पूंजी उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब भौतिक पूंजी जो है वो भी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रकार है इसका स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी में औजार आ जाते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक। अब ये देखिए, जो स्थायी पूंजी होती है वो क्या होती है? स्थायी जो पूंजी होती है वो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक दिनों तक हम या अधिक समय तक उसका हम प्रयोग करते हैं, और ज़्यादातर इसका हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं, जो हर समय हमें ज़रूरत होती है। तो औजार है, जैसे मशीन है और घर है, ये सब क्या है? हमारी स्थायी पूंजी है जो लंबे समय तक हमारे पास रहती है। इसके साथ साथ दूसरी है इसकी कार्यशील पूंजी। दूसरी है कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी में प्रमुख तौर से कच्चा माल, कोई भी पदार्थ जिसका हम उत्पादन करते हैं, जैसे अनाज का उत्पादन करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं, और विभिन्न प्रकार के पदार्थ जिसका हम प्रयोग जो है उपभोग की वस्तुओं के लिए करते हैं, वो सभी क्या है? कच्चा माल है। जैसे वन है, तो कच्चा माल जो है वो हमारी क्या है? कार्यशील पूंजी है। कार्यशील का मतलब क्या होता है? चलन, जो आगे भी जिसका हम पुनः प्रयोग करते हैं, ये क्या है? कार्यशील पूंजी है। और नगद वेतन का, अब नगद जो राशि होती है उसका एक कार्य काम खरीदने के लिए, जैसे कच्चे माल के खरीदने के लिए हमने वो पूंजी इस्तेमाल की पैसे के रूप में या धन के रूप में। अब कच्चे माल के बाद में जब हम उपभोग की वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? नगद की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये वस्तुएं जो होती है वो क्या है? कार्यशील पूंजी होती है, जो लगातार चलन में रहती है। अब कोई भी उत्पादन या प्रोडक्शन जो करते हैं उसके अंदर
उत्पादन की क्रियाओं के अंदर जानकारी जो होती है वो जरूरी होती है। किसी भी प्रकार का ज्ञान व कौशल जो होता है वो जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी उत्पादन की विशेष जानकारी के बगैर हम उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। चाहे वो मशीन से संबंधित जानकारी हो, चाहे उस वस्तु को उपजाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हम करते हैं उसकी जानकारी हमें ज़रूरी होती है। तो ज्ञान और कौशल के लिए हम भूमि जो है उसका हम कितनी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कितनी मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, हमें कितनी मात्रा में श्रम की यानी मजदूरों की कितनी ज़रूरत है उसके अंदर पड़ती है, भौतिक पूंजी की ज़रूरत हमें कितनी मात्रा में है, और इन को एक साथ लेकर इसका प्रयोग करना, ये क्या है, इसका माध्यम है और इसके लिए ज्ञान और कौशल की जो है ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कृषि जो गतिविधियां हैं, कृषि गतिविधि में बदलाव की। कृषि जो गतिविधियां हैं उसमें हम किस प्रकार जो है बदलाव करते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें भूमि की। अब भूमि में जो भूमि क्षेत्र होता है उसके लिए किस प्रकार की जो होती है, जैसे स्थिर कृषि उत्पादन के लिए तो कोई भी जो क्षेत्र है वो स्थिर होना है, उसको लंबे समय तक हम प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ इसके उत्पादन के लिए वही रूप, जैसे हमने पीछे अभी बात की थी श्रम की, तो इसके लिए भी भूमि में उत्पादन के लिए दूसरा जो आवश्यक कारक ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भूमि जो संबंधित है, भूमि में किस प्रकार के जो है बदलाव आए। जैसे पहले जो फसलों का जो उत्पादन होता था वो क्या है, एक बार एक फसल को 1 साल तक करने के बाद में उसको कई बार 2 वर्ष या इससे अधिक वर्ष तक क्या है खाली छोड़ दिया जाता था, जिनको नाम दिया जाता था प्रतिभूमि या विशेष जो प्रतिभूमि है, यानी कोई भी भूमि है जो 1 वर्ष तक खाली छोड़ी जाती है, और कुछ एक ऐसी भूमि है जिनको 5 वर्ष के लिए भी खाली छोड़ दिया जाता है। और इसका खाली छोड़ने का जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो क्या है, उपजाऊपन को बढ़ाना, यानी भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है इससे। अब क्या है, जैसे जैसे भारत की जो जनसंख्या या किसी भी देश की अगर आप जनसंख्या की बात करते हैं तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है भूमि पर दबाव क्या है उतना ही दबाव जो है वो उतना ही बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक जमींदार जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसके परिवार के 5 सदस्य, उन 5 सदस्यों की संतान जो आगे के लिए जो काम करती है, जिसमें अगर इस 5 एकड़ को 5 सदस्यों में डिवाइड करें हम तो इसको 1 एकड़ की भूमि अलग आती है। अब जैसे जैसे इसकी परिवार की जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी या इसका जो परिवार बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो भूमि है उस पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि भूमि जो है वो हमारी एक क्या है, स्थिर पूंजी है। क्या है, हमारी स्थिर पूंजी है, जो कि कार्यशील पूंजी नहीं है। तो इस प्रकार भूमि पर जो दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हम अधिक उत्पादन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को
दोहराते हैं। और इन क्रियाकलापों में सबसे प्रमुख है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली। अब बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? जिसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का जो उत्पादन किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। और इसके साथ साथ एक वर्ष के अंदर 2 फसलें लेना या 3 फसलें लेना वो, और इन फसलों के लिए हम आधुनिक जो कृषि विधियों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक कृषि विधि, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? भूमि के अंदर बदलाव या जो समय के अंदर प्रमुख बदलाव हमने देखते हैं, भूमि पर जो दबाव है वो बढ़ रहा है, उसके कारण हो रहा है। अब उपरोक्त बदलावों के कारण 1960 में, जिसे हरित क्रांति का दौर कहा जाता है, हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। और 1960 के उत्तरार्ध में माने तो भूमि की जो उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। 1960 से 70 के बीच में 1967 के अंदर हरित क्रांति जो है आई थी। और ये जो प्रमुख कारण था वो था कृषि कार्यों, यानी कृषि के अंदर उत्पादकता जो है वो बढ़े। दूसरा हमने श्रम की बात की इसमें भूमि के बाद में। श्रम जो है उसका उत्पादन का जो है दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। और छोटे जो किसान होते हैं, छोटे किसान जो होते हैं वो अपना ही श्रम प्रदान करते हैं। कुछ एक ऐसे परिवार है जिसमें ज़्यादा सदस्य है, तो छोटी भूमि जो है उस पर उत्पादन करने के लिए वो मजदूरी के तौर पर अपने घर के अंदर अपने सदस्यों के द्वारा मजदूरी जो है वो की जाती है और अपनी फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ाया जाता है। इसके साथ मजदूरी और जो बड़े किसान हैं वो उत्पादन करने के लिए श्रम यानी मजदूरों की सहायता लेते हैं। मजदूरों की सहायता से कृषि का जो है उत्पादन वो करते हैं या किसी भी प्रकार का उत्पादन करते हैं। इसके बाद में वही बात आती है पूंजी की। पूंजी जो छोटे और जो बड़े किसान होते हैं, जो गांव के साहूकार जो होते हैं, साहूकारों से कृषि उत्पादन करने के लिए क्या लेते हैं? कर्ज लेते हैं। और कुछ एक ऐसे किसान हैं जो बैंकों से भी ऋण लेते हैं अपनी फसलों का उत्पादन करने के लिए। तो विभिन्न खेती के विभिन्न आगतों की पूर्ति के लिए वो व्यापारियों से भी कर्ज लेते हैं और बैंकों से भी। अब इसके बाद में आता है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि उत्पाद। अब अधिशेष कृषि उत्पाद क्या होते हैं? कुछ एक ऐसे किसान हैं जिसमें हम अपनी आवश्यकता के लिए यानी अपने घर में पारिवारिक पोषण के लिए फसल जो हम उपजाते हैं या फसल का जो उत्पादन करते हैं, तो कुछ फसलें जो होती है वो अपने घर में हम ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं। इसके साथ साथ घर की अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए जिन अतिरिक्त जो फसल होती है उसको हम बाज़ार के अंदर बेचने जाते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? पूंजी। और इस पूंजी का हम प्रयोग अपनी घरेलू आवश्यकताओं की अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ फसल का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं तो उसके लिए भी पूंजी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अधिशेष जो कृषि होती है उसकी बिक्री जो है की जाती है फसल का उत्पादन करने के लिए और घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब किसान उपज का जो एक हिस्सा अपने पास रख लेता है और अन्य जो हिस्सा होता है वो अपनी समीप के कोई भी किसी भी प्रकार का जो बाज़ार है उसमें हम बेच देते हैं। और बाज़ार में जो बेचा गया
अनाज जो होता है या फसल का जो भाग होता है वो क्या है, अधिशेष भाग कहलाता है। अब विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं चर्चा हमने इसमें की, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो कृषि से संबंधित न होकर गैर कृषि कार्यों से संबंधित होती है। गैर कृषि कार्य, अब गैर कृषि कार्य होते हैं वो कार्य जिसमें कृषि के अलावा और प्रकार की कार्य किए जाते हैं, जिसमें आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो छोटे उद्योग होते हैं, लघु विनिर्माण उद्योग होते हैं, दुकानदार होते हैं और परिवहन जो होते हैं, उसमें जो कोई भी व्यक्ति अपना निवेश कर कर अपनी आजीविका कमाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैर कृषि कार्यों में डेयरी की। अब डेयरी जो है पशुपालन जो होता है, पशुपालन से उत्पादन के लिए पशुओं से हम क्या प्राप्त करते हैं, दूध और मांस। तो दूध से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो बाज़ार में भी विभिन्न तौर पर बेची जाती है, जैसे दही बनता है, पनीर बनता है, इसके साथ साथ क्रीम जो निकाली जाती है, घी बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो दूध से बने उत्पाद जो है तैयार किए जाते हैं। मांस जहाँ पे पशुओं का हम इस्तेमाल करते हैं दूध के लिए, वहाँ पशुपालन का हम प्रयोग कृषि कार्यों में भी करते हैं, लेकिन यहाँ बात गैर कृषि कार्यों की होती है। तो परिवहन के लिए या फिर बोझा ढोने के लिए भी विभिन्न प्रकार के पशुओं का प्रयोग जो होता है। और तो डेयरी जो व्यवसाय है वो हम कई प्रकार के घास और बरसात के दौरान उगने वाले ज्वार और बाजरा जो हम इसको खिलाते हैं। व्यापारियों के जो संग्रहण केंद्र है, संग्रहण केंद्र का मतलब क्या है, व्यापारियों का वह स्थान जहाँ पर वो फसल को इकट्ठा करके स्टोरेज करके रखता है, तो उस तक दूर दराज तक पहुँचाने के लिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग। अब जहाँ पे विनिर्माण की बात आती है वो क्या होते हैं, कोई भी वस्तु जिसका हम पुनः प्रयोग करके उसको अन्य उपभोग की वस्तुओं के अंदर बदलते हैं, वो विनिर्माण के उद्योग कहलाते हैं। पारिवारिक श्रम की सहायता से घरों और खेतों में किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु अनाज है, जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ से आटा बनाया जाता है और इस आटे को बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जैसे ब्रेड बनाया जाता है, ये बिस्कुट जो बनाया जाता है, और इन सब के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, उद्योग की आवश्यकता पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिसमें हम दोबारा इसका प्रयोग करके, कच्चे माल का प्रयोग करके हम इसका पुनः उपयोग करते हैं, तो वो उसमें विनिर्माण की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ आता है दुकानदारी। अब बहुत से ऐसे समूह होते हैं या ऐसे लोग हैं जो थोक बाज़ार के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर उसे बेच देते हैं। तो ये भी क्या है, अपनी आजीविका का एक प्रमुख साधन है। इसके साथ साथ परिवहन, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, अनाज के भंडारण को हम दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, और लोगों और वस्तुओं को आपसी आयात और निर्यात के लिए, आवाजाही के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परिवहन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे हैं गैर कृषि कार्यों से संबंधित जो क्रियाएं हैं। अब गैर कृषि कार्यों में बात हम जहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे भी जो ऋण की हम व्यवस्थाएं बात की थी हमने, तो जो बैंकों से ऋण लिया जाता है वो होता है एक हमारा परंपरागत और एक गैर परंपरागत। गैर परंपरागत जो होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं, गैर परंपरागत ऋण है जो साहूकारों से लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदार से लिए जाते हैं, और इसकी किसी भी प्रकार की जो है वो समय सीमा नहीं होती। इनका ब्याज जो होता है
टैक्स, इस पर जो कर लगाया जाता है या जो इंटरेस्ट होता है इसका वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसके दबाव में बहुत से लोग जो है अपनी आजीविका, अधिकतर भाग है जो आजीविका वो गंवा देते हैं। तो आज हमने यही बात की भाई इस जो पालमपुर गांव की जो कहानी है उसके अंदर इन व्यवस्थाओं से संबंधित जो है कार्य है किस प्रकार किए जाते हैं। आप कुछ एक ऐसी बातें जो पालमपुर गांव से संबंधित है उनमें प्रमुख तौर से हैं पालमपुर गांव के जो लोग हैं उसका प्रमुख व्यवसाय क्या है, खेती है। कृषि जो है उत्पादन है वो किया जाता है। इसके साथ साथ पालमपुर जो गांव है उसमें कुल परिवार जो है वो कितने हैं, 450 परिवारों के का एक गांव है। और यहाँ खेती जो है इसकी जो मुख्य प्रमुख जो है कार्य है। और यहाँ के जो बहुत से जो किसान हैं वो क्या है, भूमिहीन किसान है, यानी 450 परिवारों में जो 2/3 किसान हैं वो क्या है, भूमिहीन है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो मानव पूंजी है उसका विशेष प्रयोग किया जाता है। मानव पूंजी क्या है, उत्पादन की कच्ची सामग्रियों के दौरान भुगतान और उसकी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पैसों की जो आवश्यकता होती है, जो कार्यशील पूंजी है उसको हम सम्मिलित करते हैं कार्यशील पूंजी में। और मानव पूंजी जो श्रम है, भूमि है, और जिसका भौतिक पूंजी है, इसके उत्पादन में मनुष्य जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है वो मानव पूंजी कहलाती है। इसके साथ साथ जो पालमपुर के जो किसान हैं इसकी चर्चा हमने अभी की थी, जो गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग है, लघु स्तरीय निर्माण है और दुकानदारी से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का पालमपुर गांव की कहानी के जो मूल अवधारणाएं हैं, कृषि कार्य है किन तत्वों पर निर्भर रहती हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जो कई कार्यों में लगे हैं और इसके साथ साथ विभिन्न क्रियाओं में भी, और बिजली का जो प्रमुख उपयोग है वो नलकूपों के माध्यम से भी जो है प्रयोग करते हैं अपनी सिंचाई के उत्पादन में, यानी सिंचाई के लिए, कृषि उत्पादन के लिए। तो आज की ये जो क्रियाएं हैं हमारी 9th का फर्स्ट जो चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, इसके मुख्य जो तत्व है वो आज कंप्लीट है। आज इसके बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें संसाधन के रूप में लोग की हम जो है चर्चा करेंगे मुख्य या मूल अवधारणाओं के तौर पर। तो 1 अक्टूबर से आपके जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आप रूटीन के अंदर जैसे जैसे यहाँ पे वीडियो आपको भेजी जाएगी उसको आप दोबारा अच्छी तरह सुनें, और इसके साथ साथ अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है NCERT की जो बुक है उसको आप अच्छी प्रकार से रीड करें। थैंक यू।